नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को बिना किसी देरी के। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमारा व्हाट्सअप नंबर है, जितनी भी हमारी वीडियो आती हैं अगर उनके पीडीएफ नोट्स आप लेना चाहते हो तो इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके उन्हें ले भी सकते हो। जो हमारी लास्ट वीडियो आई थी क्वेश्चन आंसर की, ठीक है, जिसमें हमने काफी लगभग 20 क्वेश्चन पूछे थे आप लोगों से और काफी बच्चों ने बहुत सटीक और बहुत अच्छे आंसर उसमें किए हैं। लेकिन जिन स्टूडेंट के कुछ कंफ्यूजन है या फिर जो वो कुछ क्वेश्चन के आंसर वो नहीं दे पाए हैं, तो आज उन्हें आप मैच करते चलना साथ के साथ ही, क्योंकि उन जो वीडियो थी सेकंड वाली क्वेश्चन वाली, मैं आज उसके सारे आंसर आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाला हूं। तो टेस्ट क्वेश्चन फॉर योर नॉलेज था, तो जिसमें काफी बच्चों ने अच्छे क्वेश्चन के आंसर दिए थे। लेकिन आज हम देख लेते हैं कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए था और आप लोगों ने क्या दिया है। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मोल्ड वेंटिंग कम होने पर वेल्ड लाइन आती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि मोल्ड वेंटिंग होती क्या है। ठीक है, वेंटिंग का मतलब होता है एक ऐसा वे, एक ऐसा रास्ता जहां से एयर रिलीज हो सकती हो। ठीक है, तो मोल्ड में क्या होता है, जब एक आप एग्जाम्पल के थ्रू समझे, ये कोई बॉक्स है, अगर इसमें मुझे कोई अन्य चीज एंटर करानी है तो इसके अंदर जितनी भी एयर है वो मुझे बाहर निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हर जगह क्या है, हर जगह एयर है। ठीक है, और जब तक एयर रिलीज नहीं होगी तब तक जो एक्स्ट्रा कोई भी मटेरियल है वो उसके अंदर नहीं जाएगा, एंटर नहीं करेगा। तो मोल्ड में भी ऐसा ही होता है। जो मोल्ड होता है जैसे ही वो क्लोज हो जाता है, कैविटी और जो उसकी कोर होती है वो मैच कर जाती है। तो जब उसके इम्प्रेशन जो होता है खाली जगह जहां पर मटेरियल जो मोल्ड के अंदर पार्ट फिल होता है, बनता है, तो वहां पर क्या होता है, जब तक हम वहां की एयर को रिलीज नहीं करेंगे तब तक जो मेल्ट मटेरियल है वो उसके अंदर एंटर नहीं करेगा। तो उसमें क्या हो जाता है, छोटे छोटे होल टाइप बनाए जाते हैं। वो इतने छोटे होते हैं कि उनमें से एयर निकल जाए, लेकिन लिक्विड जो मटेरियल है, मेल्ट मटेरियल है, वो ना निकलने पाए। ठीक है, तो इनके द्वारा ये इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हमारी जो एयर है मोल्ड के अंदर वो रिलीज हो जाए आसानी से। ठीक है, तो होता क्या है, कई बार जैसे ही ये एयर निकलती है तो ये एयर नहीं होती है प्रॉपर, इसमें ये गैस की तरह होती है, क्योंकि जो मटेरियल होता है वो क्या होता है, मेल्ट फॉर्म में होता है। मेल्ट का मतलब एक तरीके से बर्न होता है, वो उसके अंदर गैस बनती है। ठीक है, जो वो जो गैस निकलती है तो उसमें एक धुआं, फॉग्स टाइप भी होता है। तो जैसे जैसे ये क्रिया चलती रहती है, मोल्ड चलता रहता है, प्रोडक्ट बनते रहते हैं, समय बीतता है, महीना, 2 महीना, साल बीतते हैं, तो ये जो वेंटिंग होती है ये बहुत छोटे-छोटे होल होते हैं, इनमें जो गैस होती है वो जम जाती है। और जैसे जैसे इसमें गैस जम जाती है तो ये ब्लॉक होने लगती है, तो प्रॉपर एयर वेंटिंग जो है, एयर वहां से रिलीज नहीं हो पाती, जिसकी वजह से पार्ट में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। इसलिए मोल्ड का जो मेंटेनेंस है आप टाइम टू टाइम करते रहें। तो इसमें यही क्वेश्चन पूछा गया है कि मोल्ड वेंटिंग कम होने पर, जब वहां पर गैस जम जाती है, मोल्ड वेंटिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है, तो क्या वेल्ड लाइन आती है? बिल्कुल वेल्ड लाइन आती है। क्योंकि वेल्ड लाइन का मतलब क्या होता है ये भी हमें समझना पड़ेगा। वेल्ड लाइन, जब आप लोगों ने एक मेटल लिया, एक मेटल का टुकड़ा ये लिया और इसे आप लोगों ने वेल्ड के द्वारा जोड़ने की कोशिश की, तो जहां पर आप लोग इसे जोड़ोगे तो वहां पर एक आपको वेल्ड लाइन दिखाई देगी जहां पर आप लोगों ने वेल्ड किया है। तो वैसे ही पार्ट में होता है। पार्ट में होता क्या है, जैसे ही हम मटेरियल को फिल करते हैं तो कुछ मटेरियल इधर से जाता है, कुछ मटेरियल इधर से जाता है, कुछ मटेरियल इधर से जाता है, और जहां पर वो उसका एंड पॉइंट होता है वहां पर जाकर जब ये तीनों जो मटेरियल के ये फॉर्म होती है, ये जाकर एक जगह पर मिलती हैं, मैच करती हैं, तो ये जो मटेरियल आगे वाला जो पोर्शन था इस मटेरियल का, वो जाते जाते कहीं ना कहीं उसका जो टेम्परेचर होता है वो लो होने लगता है, वो कोल्ड फॉर्म में होने लगता है, उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, यानी कि उतना मेल्ट वो नहीं होता। इसलिए वो आपस में एंड पॉइंट पे जाकर प्रॉपर जुड़ नहीं पाता, जिसकी वजह से वहां पर एक वेल्ड लाइन आप लोगों को शो होती हुई दिखाई देती है। और ये जो लेट हुआ ये किस वजह से हुआ, क्योंकि प्रॉपर वेंटिंग नहीं निकली, और जब तक वेंटिंग एयर जल्दी से नहीं निकलेगी तो नया मटेरियल वहां पर फिल नहीं होगा, नहीं पहुंचेगा। तो जितनी एयर वेंटिंग ब्लॉक होगी उतनी आप लोगों को वेल्ड लाइन वहां पर दिखाई देगी। तो ये क्वेश्चन हमने पूछा था यहाँ पर, और इसका जो आंसर है वो यस है, यानी कि वेल्ड लाइन आती है अगर आपके मोल्ड में प्रॉपर वेंटिंग नहीं है तो। और शॉर्ट पार्ट भी इसमें आ सकता है, अगर वेंटिंग ही ब्लॉक है तो वहां पर मटेरियल पहुंचेगा ही नहीं।
सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, मोल्ड टेम्परेचर अधिक करने से एयर बबल कंट्रोल होते हैं। बिल्कुल ये सही बात है, आप इस पे प्रैक्टिकल आपने को किया भी होगा और आप कर भी सकते हो। जब आप पीसी पॉलीकार्बोनेट अगर चला रहे हो तो वहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है, अगर उसमें बबल की प्रॉब्लम आ रही है तो आप एमटीसी का टेम्परेचर अगर बढ़ा देते हो तो वहां पर ये प्रॉब्लम आप लोगों को सॉर्ट आउट होती दिखाई देगी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, सभी थर्मोप्लास्टिक मटेरियल के लिए एनआरवी आवश्यक होती है। तो ये जो आंसर था ये नो है, क्योंकि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में यूज भी नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, उनका जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है, प्रोसेसिंग टेम्परेचर तो बहुत हाई होता है और वो इंजेक्शन मोल्डिंग में यूज नहीं होते हैं। तो ये आप लोगों का जो आंसर था वो नो में था। फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं, यदि स्क्रू में कंप्रेशन जोन नहीं होगा तो प्लास्टिक मटेरियल मुलायम या सॉफ्ट नहीं होगा। तो ये भी आप लोगों का आंसर जो है वो नो है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ स्क्रू ऐसे बनाए जाते हैं जिसमें कंप्रेशन जोन जो है बहुत न के बराबर कम होता है या फिर होता ही नहीं है, या कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कंप्रेशन जोन ही टोटल होता है। ठीक है, तो ये जो आपका आंसर है वो नो में है। क्योंकि आप लोग एक चीज देख सकते हो, जो हमारा स्क्रू होता है उसमें तीन तरीके से काम होता है, जहां पर फीड जोन होता है और कंप्रेशन जोन होता है और मैट्रिक जोन होता है। जो फीड जोन होता है उसकी जो क्या होती है, डेप्थ होती है, विड्थ होती है, वो क्या होती है, वो बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे हम इधर की तरफ चलते रहेंगे, मैट्रिक जोन की तरफ बढ़ेंगे, तो वो जो विड्थ है वो क्या होती जाएगी, डेप्थ है वो जो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो यहाँ पर जैसे ही हॉपर से मटेरियल आता है तो वो एक ग्रैनुअल की फॉर्म में आगे बढ़ता है, यहाँ उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते। लेकिन जैसे उसकी डेप्थ कम होती गई और मटेरियल में फ्रिक्शन पैदा होता गया, तो वो जैसे ही कंप्रेशन जोन में आएगा तो कंप्रेशन जोन में उसकी वो जो है मटेरियल है वो आपस में जुड़ने लगेगा, सॉफ्ट होकर आपस में जॉइंट होने लगेगा। और जैसे ही वो मैट्रिक जोन तक जाते जाते वहां पर वो क्या हो जाएगा, एक मेल्ट फॉर्म में एक रिबन की लेयर टाइप वो बन जाएगा। और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते वो क्या हो जाएगा, एक मेल्टिंग फॉर्म में आप लोगों को देखने को मिलता है, एक मतलब फ्लो करने लगता है वहां पर वो जाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोल्ड कूलिंग से मोल्ड की एज कम होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये चीज गलत है। तो ये नो में आंसर था, मोल्ड कूलिंग से ऐसा कुछ नहीं होता है। हालांकि आग अगर आप टेम्परेचर की वजह से ऐसा हो सकता है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप मेटल को बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे रहे हैं, फिर उसे ठंडा कर दे रहे हैं, फिर टेम्परेचर दे रहे हैं, फिर ठंडा कर दे रहे हैं, तो जो मेटल होता है वो सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, तो उससे जो लाइफ है वो इसकी कम हो सकती है। लेकिन मोल्ड कूलिंग से ऐसी कोई भी प्रॉब्लम इसमें देखने को नहीं मिलती है। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं, प्रोसेसिंग टेम्परेचर। आप लोगों को मैंने बताया था कि टीजी, मेल्टिंग पॉइंट और प्रोसेसिंग टेम्परेचर, तीन चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाई थी टेम्परेचर से रिलेटेड। अधिक होने से साइकिल टाइम कम होगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर प्रोसेसिंग टेम्परेचर आप लोगों का ज्यादा हो गया है तो साइकिल टाइम कम होगा, हालांकि साइकिल टाइम बढ़ेगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर था वो नो में था। टेम्परेचर क्यों बढ़ेगा, क्योंकि प्रोसेसिंग टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा तो मोल्ड कूलिंग हमें उतनी ही ज्यादा देनी पड़ेगी, कूलिंग हमें बढ़ाकर रखनी पड़ेगी। और जैसे ही कूलिंग बढ़ेगी तो साइकिल टाइम भी बढ़ जाएगा, क्योंकि कूलिंग टाइम साइकिल टाइम का ही एक पार्ट होता है और उससे सपोर्ट करता है साइकिल टाइम बनने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, पीवीसी मटेरियल। पीवीसी की फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि पीवीसी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो पीवीसी मटेरियल के लिए स्क्रू में कंप्रेशन जोन चाहिए। ठीक है, तो ये सही है, यस। क्योंकि कंप्रेशन जोन क्यों चाहिए, क्योंकि पीवीसी जो होता है वो एक हीट सेंसिटिव मटेरियल होता है और वो से ज्यादा हीट मिलने के कारण वो क्या हो जाता है, डिग्रेड होने की प्रॉब्लम उसमें पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कंप्रेशन जोन को बड़ा बनाया जाता है, मैट्रिक जोन को छोटा बनाया जाता है। इसका कारण यही होता है ताकि फ्रिक्शन कम हो और इसमें हीट जो शेयर हीट होती है वो ज्यादा क्रिएट ना हो पाए और जो मटेरियल है वो आसानी से प्रोसेस हो सके और वो डिग्रेड की प्रॉब्लम उसमें ना आए। तो आपका जो आंसर था वो यस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8। लॉकिंग फोर्स या क्लैंपिंग फोर्स भी आप लोग इसे बोल सकते हो, कम करने से प्रोडक्ट में फ्लैश आती, फ्लैश खत्म हो जाती है। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप लोगों का मोल्ड है और मोल्ड में आप लोगों ने क्लैंपिंग फोर्स लगाया हुआ है, तो आप जानते हो कि मोल्ड जो है कैविटी और कोर जो होती है इसकी वो अच्छी तरह से मैच होती हैं और मटेरियल को निकलने का कोई भी
जो रास्ता होता है वो नहीं होता है अगर क्लैंपिंग फोर्स सही लगा हुआ है। लेकिन अगर आप लोगों ने यहाँ पर क्या कहा, क्लैंपिंग फोर्स को कम करने से, अगर हम इसे कम कर देंगे तो ये आपस में अच्छी तरीके से मैच नहीं होगी और साइडों से मटेरियल बाहर फ्लो करने की जो प्रॉब्लम है वो बन जाएगी, और जो मटेरियल बाहर निकलेगा उसे ही हम क्या बोलते हैं, फ्लैश बोलते हैं। यानी कि जिस मटेरियल की हमें जरूरत नहीं थी वो एक्स्ट्रा मटेरियल जो पार्ट में हमारे आ जाता है उसे ही हम फ्लैश बोलते हैं। तो ये जो आपका आंसर है वो 9 में रहने वाला है कि क्लैंपिंग फोर्स को कम करने से फ्लैश की प्रॉब्लम कम नहीं होती है, वो बढ़ जाती है। तो ये आप लोगों को पता होना जरूरी है। 9 क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोलिक क्लैंपिंग में मोल्ड के चारों ओर फोर्स लगता है, तो ये चीज बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। चारों ओर जो क्लैंपिंग फोर्स है वो नहीं लगता है, क्योंकि जो हाइड्रोलिक क्लैंपिंग होती है उसमें आप लोगों ने देखा होगा एक रेम होती है, और रेम जो होती है वो मोल्ड के सेंटर में फोर्स करती है, ना कि उसके जो ये कोने होते हैं यहाँ पर वो फोर्स नहीं करती है। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो आप लोगों का 9 में रहने वाला है। तो इसलिए आपके जो आंसर थे, जितने आपने दिए आंसर किए थे, उन्हें आप मैच करते चलें साथ के साथ, और इसे आप अपनी डायरी में भी नोट करते चलें। अगर डायरी का टाइम नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन कराकर हमसे ये नोट्स ले भी सकते हो सारे क्वेश्चन आंसर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10। हाइड्रोलिक क्लैंपिंग में कार्य करने पर वाइब्रेशन कम होती है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है, वाइब्रेशन ज्यादा होती है टॉगल के जो मुकाबले। अगर टॉगल की कंपेयर में आप हाइड्रोलिक क्लैंपिंग को देखोगे तो इसमें वाइब्रेशन ज्यादा होती है और टॉगल में वाइब्रेशन कम होती है, ठीक है। तो इसका आंसर है वो 9 में है कि ऐसा नहीं होता है। 11 क्वेश्चन हम देखते हैं। हॉपर में चुंबक या मैग्नेट लगाना जरूरी है, बिल्कुल ये बात सही है। हॉपर में मैग्नेट लगाना जरूरी होता है, और उसका कारण क्या होता है कि जैसे ही हमारा ये हॉपर होता है इसमें एक नीचे मैग्नेट पड़ी होती है, डाली होती है उसी शेप में। तो अगर जैसे हम मटेरियल डालते हैं, अगर मटेरियल के अंदर किसी लोहे या आयरन का जो मेटल होता है वो टुकड़ा होता है, बोल्ट वगैरह जो भी होता है, वो उसमें मटेरियल में मिलकर अगर आ जाता है तो वो जो मैग्नेट होती है वो उसे क्या कर लेती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, और बैरल के अंदर वो फिर नहीं जाता है, उसे रोक देती है। तो जो आपका बैरल है, स्क्रू है, वो डैमेज होने की जो प्रॉब्लम होती है वो कम हो जाती है। नंबर 12 हम देखते हैं। मशीन ब्रेकडाउन में मोल्ड कूलिंग स्टार्ट रहनी चाहिए, नहीं उसे बंद कर देना चाहिए, ठीक है। अगर आपका मशीन ब्रेकडाउन में चली गई है तो मोल्ड कूलिंग भी आप लोगों को क्या कर देनी चाहिए, बंद कर देनी चाहिए, उसे ऑन नहीं रखना चाहिए। 13 क्वेश्चन देखते हैं। रिफिलिंग के दौरान एनआरवी क्लोज पोजीशन में होती है। सबसे पहले मैं रिफिलिंग आप लोगों को बता देता हूँ। रिफिलिंग जो होती है वो क्या होती है, जैसे ही आप लोगों ने इंजेक्शन किया और इंजेक्शन होल्डिंग होने के बाद में जो मटेरियल था वो कहाँ चला गया, वो मोल्ड में चला गया। पूरा एक शॉट था वो ले लिया उसने, लेकिन जैसे ही उसने शॉट लिया तो स्क्रू के आगे जो मटेरियल शॉट लेने के लिए इकट्ठा हुआ था, स्टोर हुआ था, वो क्या हो गया, खत्म हो गया। तो जब तक नेक्स्ट शॉट हम लेंगे तो उस शॉट के लिए हमें जो मटेरियल है वो स्टोर करके पहले से ही रखना पड़ेगा। तो जो रिफिलिंग होती है वो यही काम करती है कि नेक्स्ट शॉट के लिए मटेरियल को मेल्ट फॉर्म में लाकर एक फ्लो फॉर्म में लाकर उसे इकट्ठा करके रखती है, ताकि जो नेक्स्ट शॉट हो वो आसानी से लिया जा सके। और उसके अंदर क्या होती है, जो बैरल होता है, बैरल के अंदर स्क्रू होता है, स्क्रू के फ्रंट में टिप के पास में क्या लगी होती है, एनआरवी, नॉन रिटर्न वाल्व लगी होती है। तो नॉन रिटर्न वाल्व अगर क्लोज फॉर्म में नहीं होगी, ये एक रिंग होती है, ठीक है। आप स्क्रू कभी खोलोगे, आपने देखा भी होगा, एक रिंग होती है जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड एक मूव करती है ये, ठीक है। तो जैसे इस पे फोर्स बनता है तो ये क्या हो जाती है, ये ओपन हो जाती है, फिर क्लोज हो जाती है। तो ये रिफिलिंग के दौरान जब रिफिलिंग होती है तो एनआरवी क्लोज पोजीशन में होती है, तो ये गलत है, ठीक है। ये ओपन पोजीशन में होती है, क्लोज में नहीं होती है। तो ये मैंने भी यहाँ पर मिस कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर नो आएगा। तो ये क्लोज में नहीं होती, क्योंकि क्लोज में होगी तो मटेरियल आगे इकट्ठा हो ही नहीं पाएगा। ये इंजेक्शन के दौरान क्लोज पोजीशन में होती है, ताकि मटेरियल जो बैक में है स्क्रू में बैरल में ना पहुंच जाए। तो इंजेक्शन के समय पे ये क्लोज में होती है, इसे आप सही कर ले। 14 क्वेश्चन देखते हैं। बैक प्रेशर, एक बच्चे का मैसेज आया था कि सर बैक प्रेशर मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि बैक प्रेशर क्या होता है। तो बैक प्रेशर आज मैं आप लोगों को फिर से एक बार बता देता हूँ कि बैक प्रेशर क्या होता है कि जब रिफिलिंग होती है तो स्क्रू एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए कहाँ जाता है, अपनी जो इनिशियल पोजीशन है वहां पर जाता है। लेकिन होता क्या है कि उसके बैक से एक प्रेशर क्रिएट किया जाता है, किस लिए, या जो मटेरियल होता है उसकी अच्छी मिक्सिंग के लिए। तो वो जो प्रेशर होता है वो क्या करता है,
स्क्रू को उसकी इनिशियल पोजीशन पर जाने से उसे रोकने की कोशिश करता है। रोक नहीं पाता लेकिन रोकने की कोशिश करता है, फोर्स करता है। और यही क्या होता है, बैक प्रेशर होता है। जब ये फोर्स करेगा तो स्क्रू क्या करता है, वो ज्यादा समय के लिए हमारे जो बैरल है मटेरियल के अंदर वो रोटेट करेगा, और जितने ज्यादा समय के लिए रोटेट करेगा उतनी ही मटेरियल की जो मिक्सिंग है वो बढ़ जाती है, अच्छी हो जाती है। इसलिए ही कहा जाता है कि जो बैक प्रेशर होता है वो मटेरियल की अच्छी मिक्सिंग के लिए यूज किया जाता है, और वो जो है स्क्रू पे बैकवर्ड साइड से लगता है, ना कि बैकवर्ड साइड को लगता है। इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है, सीखना है कि ये ऐसा होता है, क्योंकि कई डेफिनेशन में यह दिया गया है कि वो आगे से मटेरियल द्वारा लगाया जाता है, तो ऐसा नहीं होता है। वो स्क्रू पर बैकवर्ड से लगाया जाता है, ना कि फॉरवर्ड से तो लगाया जाता है। तो ये आंसर क्वेश्चन में देख लेता हूं एक बार। बैक प्रेशर बढ़ने से रिफिलिंग टाइम बढ़ जाता है, जिससे साइकिल टाइम भी बढ़ जाता है। ये बात आधी यहां तक तो सही है, ये हाफ जो है सेंटेंस है ये बिल्कुल सही है। बैक प्रेशर जब बढ़ेगा तो रिफिलिंग टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है, रिफिलिंग टाइम बढ़ जाएगा, ये बात सही है। लेकिन यहां से ये यहां तक गलत हो गया, क्योंकि जिससे साइकिल टाइम बढ़ जाता है, साइकिल टाइम नहीं बढ़ता है, क्योंकि साइकिल टाइम में रिफिलिंग टाइम को ऐड नहीं किया जाता है, इसलिए साइकिल टाइम इससे नहीं बढ़ता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आप लोगों को नो में मिलेगा। 15 क्वेश्चन देखते हैं कि सक बैक, ठीक है, सक बैक की सहायता से मटेरियल की रोलिंग को रोका जाता है। ये बात सही है कि जो मटेरियल होता है, जब वो नोजल जो होता है, नोजल आप लोगों ने देखा होगा, तो यहाँ पर जो मटेरियल इकट्ठा होता है, अगर उसमें क्या होता है, उसका जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है, या उसका जो डाइल्यूट है वो काफी डाइल्यूट हो गया है, फ्लो अच्छी तरीके से कर रहा है, तो वो यहाँ से क्या होता है, टप टप होकर गिरने लगता है, तो उसकी डोलिंग होने लगती है। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही हम सक बैक देते हैं, जो स्क्रू होता है वो बिना रोटेट किए पीछे की तरफ जाता है। आप लोगों ने एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हो, आप लोग दिवाली जैसे मनाते हो तो उसमें आप एक लोगों के पास एक पिचकारी होती है, तो पिचकारी क्या करती है, अगर आप लोगों ने यहाँ तक पानी भर दिया, तो पिचकारी को अगर आप नीचे से यहाँ से झुका के रखोगे तो यहाँ से पानी टप टप गिरने लगेगा। तो आप उसे रोकने के लिए क्या करते हो, पीछे से जो पिचकारी का ये हैंडल होता है, आप लोग इसे पीछे की तरफ खींच देते हो। तो इससे क्या होता है, जैसे आप पीछे की तरफ खींचोगे तो यहाँ से ये जो सारा का सारा पानी था ये पीछे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो आगे जो ये जगह है जहां से ये गिरने लग रहा था, यहाँ पे खाली स्पेस बन जाएगा, जिससे जो पानी जो था वो नीचे गिर रहा था अब वो नहीं गिरेगा। बिल्कुल सेम काम हमारे इस स्क्रू में होता है। जैसे हम सक बैक लेते हैं तो इस स्क्रू क्या करता है, बिना रोटेट किए वो वापस पीछे की तरफ जाता है, और यहाँ का जो स्पेस है यहाँ पर एक खाली स्पेस बनाता है, जिससे मटेरियल की जो डूलिंग की प्रॉब्लम है वो सही हो जाती है। और सकबैक और बैक प्रेशर ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं, तो आप लोग इन्हें मिक्स ना करें। 16 क्वेश्चन देखते हैं, रिफिलिंग के दौरान स्क्रू एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन जबकि इंजेक्शन के दौरान क्लॉकवाइज। तो ये आंसर जो आपका था वो सही हो जाता है स्टेटमेंट, अगर ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ये भी सही हो जाता। लेकिन पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन सेकंड जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो नो में होगा। क्यों होगा, क्योंकि रिफिलिंग के दौरान स्क्रू एंटी क्लॉकवाइज यानी कि उल्टा, जिसे आप उल्टा कहते हो, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की उल्टी दिशा में वो घूमता है, रोटेट करता है, ये बात तो सही है। लेकिन इंजेक्शन के दौरान वो क्लॉकवाइज घूमता है, ऐसा नहीं है। इंजेक्शन के दौरान वो किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं करता है, ना वो एंटी क्लॉकवाइज ना वो क्लॉकवाइज, वो सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड ही मूव करता है, बिल्कुल सीधा जाता है, वो किसी भी प्रकार की उसमें रोटेशन मूवमेंट नहीं होती है। तो इसलिए आपका जो आंसर रहने वाला है वो नो में रहने वाला है। 17 नंबर का हम क्वेश्चन देखते हैं, मोल्ड टेम्परेचर बढ़ाकर फ्लो मार्क को ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल ये बात सही है, और इसका जो आंसर हो जाएगा यस में हो जाएगा। फ्लो मार्क का मतलब क्या होता है, फ्लो मार्क का मतलब होता है आप लोगों का के पास एक सरफेस है या कोई फर्श वगैरह, आप लोग देख सकते हो अपने घरों में, वहां पर आप लोगों ने पानी डाल दिया, और पानी डालने के बाद में जैसे ही वो सूख गया तो आप लोगों को कुछ ऐसे फ्लो के निशान वहां पर बने मिलते हैं। तो यही फ्लो होता है, अगर वो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा तो वहां पर स्ट्रेट निशान मिलेगा, और अगर यहाँ पर वो फ्लो के निशान है तो वहां पर वो मिलते हैं। तो पार्ट में जब हमारा जो मटेरियल है वो अच्छी तरीके से फ्लो नहीं करता, अगर उसका टेम्परेचर, प्रोसेसिंग टेम्परेचर कम है, या फिर उसका मोल्ड टेम्परेचर कम है, तो जैसे ही आप ठंडा मेटल है, मोल्ड है,
अगर उस पे कोई भी ठंडी चीज है, अगर वो बहाओगे, गर्म भी चीज बहाओगे, तो वो क्या करेगी, वहां पर निशान छोड़ देगी, क्योंकि प्रॉपर वो फ्लो नहीं कर पा रही है। तो फ्लो मार्क भी कुछ पार्ट में ऐसे ही होते हैं। अगर हमारे मोल्ड का टेम्परेचर कम है तो मटेरियल अच्छी तरीके से फ्लो नहीं करता है, वो ठंडा होता जाता है और फ्लो जो मार्क है वो छोड़ता जाता है, फ्लो के निशान वहां पर मिल जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो हमें मोल्ड टेम्परेचर को बढ़ा देना चाहिए, जिससे हमारी जो फ्लो के मार्क हैं, निशान है, वो आप लोगों को सॉर्ट आउट होते दिखाई दे। 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, किसी मोल्ड में HRTC और MTC दोनों भी लगाई जा सकती है। सबसे पहले मैं देखना चाहूंगा कि ये HRTC और MTC होती क्या है। HRTC हॉट रनर टेम्परेचर कंट्रोलर, तो ये क्या करता है, जो हमारे हॉट रनर मोल्ड होते हैं, सेमी हॉट रनर है, फुल्ली हॉट रनर है, उसमें क्या होता है कि जो प्रॉब्लम रनर की आती है, आप लोगों ने देखा होगा कई पार्ट बहुत छोटे छोटे बनते हैं, लेकिन उनके जो रनर होते हैं, स्क्रू होते हैं, वो काफी बड़े बड़े होते हैं। अगर मैं गियर की बात करूं तो गियर बहुत छोटे छोटे बनते हैं, थ्री प्लेट मोल्ड में आप लोगों ने देखे होंगे, लेकिन उनके जो रनर है, फीड सिस्टम, वो काफी बड़ा बनता है। तो अगर आप वर्जिन मटेरियल यूज कर रहे हो, फ्रेश मटेरियल यूज कर रहे हो, तो आप लोगों का जो नुकसान है वो काफी होता है, क्योंकि जितना आप प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हो, उससे ज्यादा आप लोगों के स्क्रैप बन जा रहा है, जो रिजेक्शन है वो बन जा रहा है। उसे आप लोगों को कटिंग करके फिर से चला तो सकते हो, लेकिन वो क्या हो गया, फिर वो स्क्रैप हो गया, एक तरीके से कटिंग मटेरियल हो गया, सेकंड ग्रेड का हो गया वो। ठीक है, तो इसलिए अगर आप उसे बचाना चाहते हो तो आप लोग क्या करते हो, एक हॉट रनर मोल्ड खरीदते हो जिसमें रनर बनता ही नहीं है। तो इसलिए उसमें क्या जरूरत पड़ती है, HRTC की जरूरत पड़ती है। और अगर आप लोगों को उसमें मोल्ड का टेम्परेचर कंट्रोल करना है तो उसमें आप लोगों को MTC की भी जरूरत पड़ती है, मोल्ड टेम्परेचर कंट्रोलर। तो ये बात सही है कि एक ही मोल्ड में हम ये दोनों चीजें लगा सकते हैं, HRTC भी और MTC भी। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, और ये यस में आप लोगों को आंसर मिलेगा। 19 क्वेश्चन देखते हैं, कूलिंग टाइम कम करने से सिंकेज को कम किया जा सकता है, लेकिन ये जो आंसर है वो आप लोगों का नो में रहने वाला है। ऐसा नहीं होता है, कूलिंग टाइम बढ़ाकर सिंकेज को आप कम कर सकते हो, क्योंकि सिंकेज का मतलब भी क्या होता है, सिंकेज का मतलब होता है सिकुड़ना। और प्लास्टिक की प्रॉपर्टी होती है कि वो एक्सटेंड नहीं होती है, वो बिल्कुल सिंकेज होती है, वो एक्सटेंड कभी नहीं होती है, वो सिंकेज हो जाती है। तो अगर आपने मोल्ड के अंदर मटेरियल को फिल किया है इंजेक्शन के बाद में, तो वो क्या होगा, वो अपने जो भी ओरिजिनल शेप है, जो मोल्ड की शेप है, उसमें आने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप लोगों का कूलिंग टाइम कम है, यानी कि आप लोगों ने कूलिंग टाइम पार्ट को बिना उसकी शेप में आए ही आपने कूलिंग टाइम कम करके पार्ट को मोल्ड से बाहर निकाल दिया, तो वो क्या आ जाएगा, सिकुड़ने की कोशिश करेगा, सिकुड़ जाएगा, और उसकी जो डायमेंशन प्रॉपर्टी है, जो प्रॉब्लम है, वो आप लोगों को पार्ट में देखने को मिलेगी। इसलिए कूलिंग टाइम को घटाकर कभी भी सिंकेज को कम नहीं किया जाता है, कूलिंग टाइम को बढ़ाकर सिंकेज को कम किया जा सकता है। कूलिंग टाइम को बढ़ाकर घटाकर सिंकेज की प्रॉब्लम बढ़ती है, ना कि कम होती है। 20 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर 20, होल्डिंग टाइम बढ़ाकर सिंक मार्क को कम किया जा सकता है। बिल्कुल ये बात सही है। सिंक मार्क से मतलब क्या होता है, एक डिफेक्ट होता है, ये इंजेक्शन मोल्डिंग द्वारा जो पार्ट बनाए जाते हैं उनमें एक डिफेक्ट होता है, उसमें आप लोगों को गड्ढे गड्ढे दिखाई देंगे। सिंकेज में पूरा जो पार्ट है, वो तीन चीजें होती है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक सिंक मार्क होता है, एक सिंकेज होती है, एक वारपेज होती है। जो वारपेज होती है वो पर्टिकुलर किसी एक स्थान पर एक बड़े से एक जहाँ पर थिकनेस की मान लीजिए ये पूरा पार्ट है और यहाँ पर थिकनेस ज्यादा है, तो यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक आप लोगों को देखने को मिल सकती है। लेकिन जो आप लोगों की सिंकेज होती है, वो पूरे पार्ट में देखने को मिल सकती है। वारपेज एक जहाँ पर जो आपकी थिकनेस ज्यादा है और वहां पर प्रॉपर मटेरियल मटेरियल नहीं वहां पर वेटेज में पहुंचा है, तो वहां पर आप लोगों को वारपेज देखने को मिल सकती है। लेकिन सिंक मार्क जो होते हैं वो छोटे छोटे गड्ढे टाइप आप लोगों को जगह जगह देखने को मिलते हैं। सड़क में जो गड्ढे होते हैं जगह जगह, उन्हें भी सिंक मार्क ही बोलते हैं। तो उससे आप लोगों को आइडिया लग जाना चाहिए कि सिंक मार्क कहते किसे हैं। तो जैसे हम होल्डिंग टाइम बढ़ाएंगे तो उससे हमारे सिंक मार्क की जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाती है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का क्या हो जाएगा, यस में हो जाएगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए थे। आप इनसे ही यही क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अगर आप किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो अपने प्लास्टिक से रिलेटेड, इंजेक्शन मोल्डिंग से रिलेटेड, प्लास्टिक प्रोसेसिंग से रिलेटेड, तो ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को अभी तक बताए हैं, इन्हें आप तैयार कर लें बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि इनसे ही आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस होता क्या है कि इन्हें ही थोड़ा सा घुमाया जाता है। अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाते हैं, तो आप लोगों को फिर कितना भी घुमाया जाए, आप घूमने वाले
नहीं हो। इसलिए कहा जाता है कि आप लोगों को ये जो वीडियो है वो पूरी देखनी चाहिए और डिटेल में उसे समझना भी चाहिए, और उसे प्रैक्टिकल अगर आप मशीन पर जाकर कर लेते हो तो और ज्यादा बेस्ट होता है। तो आज के लिए हमने 20 क्वेश्चन थे, उनके आंसर आप लोगों को दिए हैं। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो इसे आप लाइक जरूर कर दें और दोस्तों को शेयर भी कर दें, और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। कई बार पूछते हैं कि सर हमें नई वीडियो नहीं मिलती हैं, तो आपकी वीडियो कहाँ पर है? तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है, बेल आइकन को आप लोगों ने पुश कर दिया है, तो वहां पर आप लोगों को नोटिफिकेशन, जो भी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से आप तक पहुंच जाती है। तो आज के लिए हमें यहीं पर रुकना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।